वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी सबकी। आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है, इटली में फांसीवाद। ये जो टॉपिक है ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज की वीडियो है। और ये जो फांसीवाद है ना, इससे पहले मैंने इटली का एकीकरण पढ़ाया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहाँ आप देख सकते हो, या फिर हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसकी जो नोट्स चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। हमारे चैनल पे उसका भी लिंक गिवन है, आप वहाँ से ज्वाइन होके पीडीएफ जो भी नोट्स है आप ले सकते हो। तो जो ये इटली में फांसीवाद है, तो फांसीवाद से पहले ना थोड़ा सा इसमें एक जो इंट्रो है वो देखते हैं कि क्या है। तो देखो, जब इटली ना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, क्या, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उसकी ओर से ना इटली युद्ध में शामिल हुआ था। तो उसकी भी कुछ आशाएं थी, कुछ इच्छा, कुछ डिजायर्स थे उसके अपने। फिर उसी को लेके उसने जो वॉर हो रहा था उस टाइम पे उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। भाई आप लोग भी किसी की हेल्प क्यों करोगे? आप भी तो कुछ चाहोगे ना उससे कि हाँ बदले में मुझे ये चाहिए। सेम ऐसे ही वहाँ पे भी था। जो इटली था ना, वो प्रथम विश्व युद्ध में उसने मित्र राष्ट्रों की ओर से वो युद्ध में शामिल हुआ था। और युद्ध की समाप्ति पर जिस आशाओं को लेकर वो युद्ध में भाग लिया था ना, वो पूरी नहीं हुई। वो पूरी नहीं हुई। उसे यूरोप और जो अफ्रीका है, यूरोप और अफ्रीका में जो भी उसके जो आशारूप प्रदेश है जो वो चाहते थे ना, वो नहीं मिले। युद्ध में इटली की बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा भी हो गया। अब युद्ध ऐसा तो नहीं है कि मतलब कम खर्चे में हो जाएगा, वहाँ तो रिसोर्सेज वगैरह भी लगते हैं, सैनिक भी लगते हैं। और उसकी तो उम्मीद भी कुछ और थी, लेकिन जो उम्मीद था वो भी फुलफिल नहीं हुआ। ऊपर से उसका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, जिससे क्या हुआ कि वो ना कर्ज के उसमें दब गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज हो गया। और देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। शहरों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी संख्या जो थी वो बेकार हो गई, बेरोजगार हो गए। और जो उसमें वहाँ पे जो उस टाइम के जो गवर्नमेंट था ना, करंट गवर्नमेंट जो तत्कालीन सरकार थे, उन्होंने ना इस समस्या के प्रति कोई भी विशेष रुचि नहीं दिखाई। अब वो कोई एक्शन तो ले नहीं रहा, तो जिसके कारण क्या हुआ, देश में तो क्या होगा, बेकारी होगी, बेरोजगारी होगी, है ना। और उसकी निर्बलता के कारण देश में असंतोष व अराजकता फैल गई। अब ऐसी अवस्था थी, तो ऐसी अवस्था में किसी न किसी को तो उभर के सामने आना ही था, है ना। तो ऐसी अवस्था में देशभक्तों और राष्ट्रवादियों ने अनेक स्वयंसेवक समूहों का निर्माण किया, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए कि हम ही अब डिसीजंस लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। तो इसी बीच साम्यवाद की लहर आई थी सामने, ठीक है। कब? नवंबर 1909, ठीक है, 99 के चुनाव में साम्यवाद जो दल थे उसकी 153 सदस्य संसद में चुने गए थे। कितने? 153 जो मेंबर थे वो संसद में चुने गए। लेकिन बाद में ना कैथोलिक और जो सुफिस्टो थे, एक जनजाति थी, तो इनके विकास से ना इटली में साम्यवादी क्रांति नहीं हो सकी। इन्होंने कोशिश तो की साम्यवाद लाने की, पर वो हो नहीं पाई। मुसोलिनी जो था उस टाइम पे, मुसोलिनी ने राष्ट्रवादियों और जो स्वयंसेवक संघ थे उनको सोफिस्ट दल में संगठित किया, मतलब मिला दिया। और जो शासन की जो बागडोर थी उसने अपने हाथ में ले लिया। मेन जो है ना फांसीवाद का, वो मुसोलिनी को ही माना जाता है। तो जो भी उनकी जो पार्टी, जो उन्होंने खुद इंस्टीट्यूशन वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, उसकी जो बागडोर थी वो अपने हाथ में ले लिया। और किस में मिला दिया? उनकी जो पार्टी थी ना, सोफिस्ट दल, उसमें उसने मिला के और उसका जो पूरा कंट्रोल है उसने अपने हाथ में ले लिया। फिर 1922 में क्या हुआ कि इटली में ना एक तानाशाही गवर्नमेंट की स्थापना हो गई। अब गवर्नमेंट का पूरा जो था बाहर कंट्रोल सब उसके हाथ में आ गया। और इस तरीके से 1922 में क्या किया, उसने एक तानाशाही गवर्नमेंट की स्थापना कर दिया। और इसी टाइम से जो इटली था उसमें एक नया, कह सकते हो कि नवीन अध्याय स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहीं से ना फांसीवाद की शुरुआत होती है। उसी को आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि फांसीवाद जो है ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसका जो यूज है सबसे पहले किसने किया, तो यहाँ पे जो मुसोलिनी है ना, मुसोलिनी ने ही, इसका नाम जो था वो था वो बेनिटो मुसोलिनी, फुल नेम। बेनिटो मुसोलिनी ने सबसे पहले ये यूज किया था ये वर्ड, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने ही एक
तानाशाही गवर्नमेंट की स्थापना की थी। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें, ये तो आपका इंट्रो था। अगर पेपर में भी आता है ना तो आप थोड़ा सा इंट्रो बताओगे, तो वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा आप इंट्रो लिखोगे, बताओगे, उसके बाद आप फांसीवाद के बारे में बताओगे कि कैसे क्या हुआ, इसका अर्थ क्या था, इसके सिद्धांत क्या थे, जो मुसोलिनी की विदेश नीति थी वो क्या थी, है ना। तो इटली में फांसीवाद, अब हमारा जो टॉपिक है मेन वो स्टार्ट हो गया है। तो फांसीवाद का अर्थ, मीनिंग क्या है। तो जो फांसीवाद है ना, फासिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली में बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में एक उग्र लोकतंत्र विरोधी फांसीवादी आंदोलन उदित हुआ था। ठीक है, लोगों को आतंकित करने के सशस्त्र गुट बनाए गए थे, अपना एक अलग ग्रुप बनाया गया था और इनको फोर्सिस कहा गया था। क्या कहा गया था, ये जो ग्रुप था ना इसको क्या कहा गया, फोर्सिस कहा गया। इसलिए इस आंदोलन को फांसीवादी कहते हैं। ये तो फांसीवाद का मीनिंग था। ठीक है, इसलिए इस आंदोलन को आप फांसीवादी या फिर आप कह सकते हो फासिज्म भी कहते हैं। अब हम बात करें कि जो फोर्सेस है, फोर्सेस जो वास्तव में इसका मतलब क्या है, तो फोर्सेस वास्तव में एकता, अनुशासन व शक्ति का प्रतीक था। फासिज्म जिस विचारधारा को प्रदर्शित करता है उसके मूल से भी एकता, अनुशासन व शक्ति का संचय एवं प्रदर्शन सम्मिलित है। इसका मतलब है फासिज्म एक नेता के नेतृत्व एक दलीय पत्ती पर आधारित है, जिसमें नेता का जो नियंत्रण होता है वो अपने अनुयायियों में आज्ञा पालन व अनुशासन की भावना भरता है। यह इस प्रकार यह अनुशासनबद्ध राष्ट्रीय अर्धसैनिक पर आधारित है। अब इसके जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या क्या है, जो फांसीवाद के जो मुख्य सिद्धांत है, जो इसके प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। तो इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो यही है कि शक्तिशाली एवं तानाशाही राज्य की स्थापना करना। जितना से जितना हो सके अपने जो राज्य है उनका जो स्टेट है, स्टेट मतलब कंट्री जो इटली है ना, उसको पावरफुल बनाना, तानाशाही बनाना। ठीक है, जैसे इसमें क्या था कि मुसोलिनी के शब्द में ना कहा गया था कि मुसोलिनी के शब्द में कहा गया कि राज्य के भीतर सब कुछ है परंतु राज्य के बाहर कुछ नहीं है। मतलब राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, अपने राज्य के लिए वो जितना अच्छा हो सके वो सोचे, बट जो अगर राज्य के बाहर, मतलब राज्य मतलब क्या है यहाँ पे, उनकी कंट्री से मतलब है, इटली के लिए वो सोच रहे हैं। तो अपने इटली के अगेंस्ट ना उसको कुछ नहीं सुनना, कोई भी काम नहीं करना है, जो करना है इटली के हित में करना है। तो उन्होंने ना एक नारा भी दिया था, उन्होंने एक नारा दिया था कि विश्वास करो, आज्ञा का पालन करो और संघर्ष करो। इनका काफ़ी फेमस नारा था, विश्वास करो, आज्ञा का पालन करो और संघर्ष करो। इनका काफ़ी फेमस नारा था। फिर सेकंड है फांसीवाद जनतंत्र का विरोध। जो ये जनतंत्र है ना, डेमोक्रेटिक, यहाँ पे इसका ये विरोध करते थे। फांसीवादी समाजवाद का भी विरोध करते थे और फांसीवादियों के अनुसार ना राष्ट्र ही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ है। ये कहते थे कि जो राष्ट्र है वो सबसे ऊपर है। राष्ट्र के लिए अपना वर्चस्व ये निछावर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कहते थे कि कर्तव्य है। ठीक है, कहा जाता था यहाँ पे कि जो राष्ट्र है, जो कंट्री है इनका, जो इटली है ना, वही सबसे ऊपर है और राष्ट्र के लिए ना अपनी जान तक न्यौछावर कर दो, यही हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। इनका ऐसा कहना था। नेक्स्ट है फांसीवादी शांति के विरुद्ध तथा संघर्ष एवं युद्ध के समर्थक थे। मतलब ये जो थे शांति के विरुद्ध तथा संघर्ष एवं युद्ध के समर्थक थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मुसोलिनी है ना, मुसोलिनी के शब्दों में इतिहास में रक्त बहाए बिना ना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार नारी के लिए जो मातृत्व अवकाश है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए युद्ध करना आवश्यक है। इनके शब्दों में ये कहा गया था कि बिना युद्ध के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक लेडी होती है और जब वो मातृत्व अवकाश जो होता है उसके लिए जितना जरूरी होता है ना, उतना ही जरूरी एक पुरुष के लिए युद्ध करना होता है। तो इनके शब्दों में ये कहा गया था कि भाई बिना युद्ध के तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। फांसीवादी में विपक्षी दलों के लिए कोई स्थान नहीं। जो ये फांसीवाद है ना, फांसीवाद में कहा जाता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है इसके लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। जैसे 1922 में, ठीक है, 1922 के मध्य तक जो फासिस्ट दल थे वो संपूर्ण इटली में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था और सरकार की जो आक्रामकता थी, उस सरकार की दुर्बलता से प्रभावित होकर उसने सत्ता पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया। और इस दल का जो प्रारंभिक ध्येय था युद्ध से लौटकर आए सैनिकों को न्योचित अधिकार दिलाना था, उनके हितों की रक्षा करना था तथा जो देश की आंतरिक नीति थी ना उसमें परिवर्तन करना था
और जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र थे उसमें जो इटली की आकांक्षा थे उसको पूर्ति करने के लिए काम करना था। इसका जो मेन था यही था। ये अपने जो उसके अंडर इटली के जो लोग हैं ना उनकी आकांक्षाओं, उनकी जो भी उनकी कमियां वगैरह उनको फुलफिल करने की बात करता था। मतलब ये अपने बारे में, अपनी इटली के बारे में यहाँ सोचता था ये। तो सही था वैसे ये, है ना। तो यही बोला गया कि यहाँ पे विपक्षी दलों के लिए कोई स्थान नहीं था। मुसोलिनी की अधिनायक तंत्र की स्थापना। इसमें क्या था कि जो मुसोलिनी है ना, मुसोलिनी ने जनतंत्र का ये जो था ये घोर विरोधी था। और उसके अनुसार क्या था कि ये कहता था कि राज्य जो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। फिर राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता था। कौन? मुसोलिनी। मुसोलिनी ने ना जो शासन संचालन है उसको ना 3 अंगों में बांटा। पहला तो उसने बांटा मिनिस्ट्री, दूसरा ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी और तीसरा पार्लियामेंट। इसने एक अधिनायक तंत्र की इसने स्थापना किया। ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया कि जो शासन है वो किस तरीके से अच्छे से चलेगा। तो पहला इसने बनाया मिनिस्ट्री, सेकंड ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, थर्ड पार्लियामेंट। पहला मंत्रालय। तो मंत्रालय में क्या होता था? इसका संगठन कैबिनेट के भांति किया गया था। मुसोलिनी के समर्थकों को ही इसमें सम्मिलित किया। जो मुसोलिनी के जो समर्थक थे ना, जो इसके साथ थे, इसकी विचारधारा को जो मानते थे, उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया गया था। और इसकी जो बैठक थी कैबिनेट के भांति ही यहाँ पे भी इसकी बैठक होती थी। ग्रेट काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी, ये जो था, ठीक है, फासिस्ट दल की समिति थी। ये जो था क्या था? फासिस्ट दल की समिति थी और मुसोलिनी इसका जो था नेता था। दल के जो प्रमुख 25 व्यक्ति थे, इस दल के प्रमुख जो 25 व्यक्ति थे वही इसके सदस्य थे। और यह एक परामर्शदाता समिति थी। इसका अधिवेशन केवल मुसोलिनी की इच्छा के अनुसार ही होता था। मतलब जब भी इसका जो सेशन रखना होता था तो जो मुसोलिनी है उसकी इच्छा अनुसार ही रखा जाता था। थर्ड था पार्लियामेंट, यानी संसद। यहाँ पे भी जो पार्लियामेंट है यहाँ पे 2 सदनों की व्यवस्था की गई थी। जो पहला जो था उसको सीनेट कहा जाता था, ठीक है, और दूसरा जो था उसको कहा जाता था चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। जो सीनेट था जिसके सदस्यों की जो नियुक्ति थी वो कौन करता था? मुसोलिनी करता था। और दूसरा जो था चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? जो मंत्रिमंडल थे और ग्रेट काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी थे। तो इन दोनों के द्वारा इसके मेंबर की नियुक्ति की जाती थी। अब हम बात करते हैं जो फांसीवाद है, इसके उदय के क्या कारण है। मतलब ये जो आया फांसीवाद जो आया, ठीक है, इसके उदय के क्या कारण है, क्यों आया, क्या क्या रीजन थे जिसके कारण फांसीवाद जो विचारधारा है, जो मुसोलिनी है, उसका उत्थान हुआ। पहला है आपका पेरिस शांति सम्मेलन। ये इसमें क्या हुआ कि ना जो इटली है, तो इटली को ना एक प्रॉमिस किया गया 1915 में। एक लंदन संधि हुआ था, ठीक है, 1915 में एक लंदन संधि हुआ था। इसमें ना बोला गया था कि अगर वो जो प्रथम विश्व युद्ध है, अगर प्रथम विश्व युद्ध में अगर वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से वो ना हेल्प करता है वॉर में, तो जो इटली है ना, इटली को ना कुछ राज्य दिए जाएंगे, कुछ क्षेत्र दिए जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने ना पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसने अमेरिका का साथ दिया। लेकिन हुआ क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध जीत गया ना, तो जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वुडरो विल्सन, अमेरिका के प्रधानमंत्री वुडरो विल्सन थे, तो उन्होंने ना लंदन संधि को नहीं माना। और जब वो लंदन संधि को वो नहीं माना तो फिर वो क्षेत्र भी नहीं देंगे ना। और जब उसने क्षेत्र नहीं दिया तो इटली को इससे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई और फिर उसको पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ भी नहीं मिला। जो भी बोला गया था कि अगले, जैसे पहले बोला गया था कि लंदन संधि जब हुई थी तो 1915 में बोला गया था कि जब नेक्स्ट होगा ना सम्मेलन तो उसमें हम आपको देंगे कुछ राज्य, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और इस तरीके से जो पेरिस शांति सम्मेलन था उसमें उसको कुछ नहीं दिया गया। और तो इस तरीके से जो इटली था वो जीत कर भी हार गया। और इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो जनता थे, वहाँ के जो लोग थे, इससे उसको काफ़ी धक्का लगा, मतलब दुख हुआ। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इटली में वर्साई की संधि के प्रति असंतोष। इसके अलावा जो इटली में वर्साई की संधि हुई थी वो भी इसके साथ में, मतलब जो इटली है, इटली के हित में नहीं हुई थी, जिसके प्रति वो क्या था, काफ़ी असंतोष व्यक्त कर रहा था। युद्ध, आर्थिक दशा, मतलब इसका ये मतलब है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ना इटली में आर्थिक असंतोष हुआ। इस युद्ध के बाद ना इटली की जो जनधन थी उसकी काफ़ी हानि हो गई। 7 लाख सैनिक यहाँ पे मारे गए और जो 10 लाख लोग थे यहाँ पे घायल हो गए। और इटली को लगभग जो 12 अरब डॉलर है उसका नुकसान हुआ। अब इतना ही नहीं बल्कि उसके जो 3 अरब डॉलर थे उसकी संपत्ति भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। इटली पर राष्ट्रीय ऋण भी बढ़ गया।
अब उसने युद्ध में खर्च करने के लिए मतलब लोन कह सकते हो, कर्ज वगैरह लिया था, तो इस तरीके से उस पर जो राष्ट्रीय लेवल पे जो ऋण था वो भी बढ़ गया और जो इटली के उद्योग थे ये सारे ठप हो गए। फिर जो इटली की जो मुद्रा थी उसकी भी कीमत 70% गिर गई। कितनी परसेंट? 70% उसकी जो मुद्रा की कीमत थी वो गिर गई। और जब मुद्रा गिरी तो महंगाई बढ़ने लगी और इस सबसे लाखों लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए और इटली के जो विदेशी व्यापार थे उसकी भी कमी हो गई। इसी कारण इटली के लोग कहते थे कि हम युद्ध में तो विजय प्राप्त कर ली पर हमने यहाँ की ना शांति खो दी है। अब ऐसे स्थिति में क्या कोई भी सोचेगा कि कोई तो मसीहा आए या फिर कोई आए ऐसा जो हमारी मदद करे, और फिर वो लोग ना ऐसे ही एक किसी भी लोगों की कामना करने लग गए कि भाई कोई तो आए जो हमें इन कठिनाइयों से बचाए। तो ये भी एक कारण था कि मुसोलिनी का जो उदय है वो क्यों हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में कमी। इसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्रीयता है, ठीक है, राष्ट्रीयता पर काफ़ी ज़्यादा इसको आघात पहुंचा। इसमें क्या हुआ कि जब इटली का एकीकरण हुआ ना तो उसने अपने साम्राज्य का ना विस्तार करना चाहा और उस समय सभी यूरोपीय देश कच्चे माल की प्राप्ति के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिससे उनका जो राष्ट्रीय गौरव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इटली देखो फिर ऐसे में हुआ क्या कि इटली ने ट्यूनिस नामक एक देश पर कब्जा करने का सोचा, पर हुआ ये कि जो फ्रांस है, फ्रांस ने इटली से पहले ही उस पर कब्जा कर लिया। फिर जो अफ्रीका का एक क्षेत्र था इथोपिया और वसीनिया, उस पर इटली ने अधिकार करने का सोचा, किंतु वहाँ भी इथोपिया ने द वॉर ऑफ ओडोका में इटली को पराजित कर दिया और इससे इटली की जनता जो थी राष्ट्रीय सम्मान को गहरा आघात पहुंचा। इटली की जो जनता थी उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। इटली अपने राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, किंतु हुआ क्या कि इस युद्ध के बाद भी उसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस नहीं मिले। इटली की जनता इस आघात का जो दोषी था वो गणतांत्रिक सरकार को मानने लग गए और इटली के जो राष्ट्रवाद है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा कि जो हमारा राष्ट्रवाद है ना उसको भी काफ़ी ज़्यादा आघात पहुँचा है और इसी का फ़ायदा मुसोलिनी ने उठाया और फिर उसकी फांसीवाद की पार्टी को जनता को जो जनता थी उसकी काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला। अब मुसोलिनी ने जब बोला कि चलो अब मैं इन सबको वापस लाऊंगा, जो हमारे राष्ट्रवाद की जो प्रतिष्ठा थी वो मैं वापस लेके आऊँगा, तो मुसोलिनी को लोगों ने सपोर्ट किया और इस तरीके से वो सत्ता में सामने उभर के आया। नेक्स्ट है आपका हिंगल सिद्धांत का प्रचार। हिंगल सिद्धांत में क्या हुआ, तो जो क्या हुआ था कि जो हिंगल है, हिंगल एक जर्मन दार्शनिक था, उग्र विचारक था। ठीक है, ये जो था हिंगल एक व्यक्ति का नाम है, ये दार्शनिक और उग्र विचारक था। उसने कहा था कि राज्य ही सर्वोच्च है, सबसे ऊपर जो है राज्य है, सब कुछ राज्य में ही निहित है। वे राज्य को ईश्वर का रूप मानता था और राज्य कभी कोई गलती नहीं कर सकता। जो राज्य है ना वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता, सब कुछ राज्य में निहित है तथा लोगों को राज्य के अधीन रहना चाहिए। इन विचारों से जो मुसोलिनी था वो काफ़ी प्रभावित हुआ और वह इन विचारों का प्रचार प्रसार करने लग गया। उसने इटली की जनता को सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य की स्थापना करने को कहा, जिससे वो सभी जो जनता थे उसके समर्थक हो गए। तो ये भी एक कारण था हिंगल, क्योंकि हिंगल जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसके जो विचार थे वो वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित कर रहे थे, जिसकी वजह से भी फांसीवाद उदय हुआ। दुर्बल सरकार मतलब ये है इन द सेंस, देखो अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें काफ़ी ज़्यादा जनधन की हानि हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से मुसोलिनी को आना पड़ गया। तो कि देखो चुनाव हुए, चुनाव में जो मुसोलिनी है उसका विजय हो गया, वो जीत गया और जो था वहाँ का जो गवर्नमेंट जो था गणतांत्रिक था, ठीक है, तो वो इतना लोग उसमें रुचि नहीं रख रहे थे, जिसके कारण ये जो गवर्नमेंट थी वहाँ की वो कमज़ोर हो गई और जिसके कारण उसको ना जल्दी से हटना पड़ गया। समाजवादी व साम्यवादी की कार्यवाही, इसमें क्या था कि देखो फांसीवाद पार्टी को सर्वाधिक सफलता दिलाने में ना साम्यवाद का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भूमिका रहा है, क्योंकि रूस था ना, रूस में साम्यवादी मजदूरों की पार्टी बनने लग गई थी और जो इटली में भी बनने वाली थी, तथा जो लोग थे साम्यवाद से डर गए थे। इटली की सभी जनता जो थी वो साम्यवाद से घृणा करने लग गए और जो पूंजीपति है उसने मुसोलिनी का समर्थन किया और क्योंकि जो मुसोलिनी साम्यवाद के खिलाफ था, तो इस समय जो इटली के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जो शासक है ना वो उसकी आवश्यकता है, मतलब कि जो यहाँ पे मुसोलिनी है ना उसी की आवश्यकता यहाँ पे है और वही है जो हमारी सारी समस्याओं को सुधार सकता है, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका जो सोल्यूशन है बस अब मुसोलिनी ही है जो सोल्यूशन निकाल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसने मुसोलिनी का समर्थन किया लोगों ने। राष्ट्रवादियों के पतन,
यहाँ पे वही है राष्ट्रवादियों के प्रयत्न की जो भी वहाँ पे जो देश में उभर रहे थे सामने लोग, ठीक है, जो भी कट्टर थे, जो अपने देश के लिए सोच रहे थे, जैसे मुसोलिनी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रयास किया फांसीवाद विचारधारा को लाने में। तो ये भी एक कारण था, ठीक है, राष्ट्रवादियों के प्रयत्न हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों की आपसी यहाँ पे मतभेद हो गई थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है एक तो साम्यवाद वाला आ रहा था, ठीक है, और वहाँ पे वर्साई की संधि से लोग वैसे ही परेशान थे। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी इनके लिए सोच नहीं रहे थे। तो और जो ऊपर से जो साम्यवाद है उसका प्रचार हो रहा था, और उसके साथ ही जो फासिस्ट थे वो इनके अगेंस्ट आंदोलन कर रहे थे। मतलब टोटली मिला के वहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह हो रहे थे। और जो वहाँ पे ना इसके साथ ही जो साम्यवादी दल थे ना, वो पूंजीपति और जो जमींदार लोग थे उनकी ज़मीन छीनकर गरीब किसानों को बांटने में लगे थे। और इसके साथ ही 1920 में उन्होंने 103 फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और खुद चलाने भी लग गए थे। और इससे ये हुआ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ गया। उन्होंने पद थे उससे उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो ये एक कारण था। इसके साथ ही उस टाइम पे जो फासिज्म के सामाजिक और आर्थिक आधार के संबंध में अलग अलग लोग अपना अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे थे। अब है लास्ट हमारा मुसोलिनी का नेतृत्व, कि मुसोलिनी का क्या वहाँ पे भूमिका था। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो था भूमिका जो उन्होंने निभाया, जिसकी जो पूरी बागडोर जो थी किसके हाथ में थी, मुसोलिनी के हाथ में थी, ठीक है। तो इनका जो जन्म था वो 29 जुलाई 1883 को हुआ था, ठीक है, इटली में हुआ था। और इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था अलेक्जेंडर मुसोलिनी, और इनकी जो माँ थी उनका जो नाम था वो था रोजा, ठीक है। और ये अब इनके जो पिता थे वो वैसे लोहार थे, और इनकी जो माता थी वो एक शिक्षिका थी, टीचर थी, ठीक है। और इनके पिता शुरू से ही साम्यवाद के समर्थक थे, और उससे इन्होंने ये भी जो थे ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हें राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब भी वह किसी राजनीति मीटिंग वगैरह में जाते थे ना, तो मुसोलिनी को अपने साथ लेकर जाते थे। और इससे जो मुसोलिनी था वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था। और वो 18 वर्ष की आयु में वो शिक्षक बन गया। कौन? मुसोलिनी। कुछ समय बाद ही वो अपना शिक्षण कार्य छोड़ के और वो ना मतलब हाई एजुकेशन के लिए वो स्विट्ज़रलैंड चला गया, और वह वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी का भी कार्य उसने किया, ठीक है। और यह काम करते करते वो समाजवाद के प्रभाव में भी आने लगा। उस समय यूरोप के अंदर मार्क्सवादी विचारधारा फैलने लगी थी। तो जो स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में साम्यवाद की गतिविधि में काफ़ी मुसोलिनी जो था वो भाग लेने लग गया। किंतु वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, वो मुसोलिनी को देश छोड़ने की सज़ा दे दी कि यहाँ से तुम निकल जाओ। वो इटली आ गया वापस, और 2 बार वो टीचर बन गया। मतलब 2 बार, पहले उसने छोड़ा, फिर वो टीचिंग किया, फिर मतलब इस तरीके से उसने 2 बार वो शिक्षक बन गया। किंतु उसके अंदर जो समाजवाद की जो भावना थी वो फैलने लग गई थी। और ये सबसे अजीब बात तो ये है कि एक टाइम पे वो खुद समाजवादी रहा करता था, और कभी, ठीक है, और अब वो क्या करने लग गया, समाजवादी से घृणा करने लग गया। जो वो बेनिटो मुसोलिनी था, ये वही बेनिटो मुसोलिनी था जो एक टाइम पे तो समाजवादी की बातें करता था, उससे प्रभावित था, और अब वो घृणा करने लग गया है, ठीक है। उसने अवंती समाचार पत्र में लेख लिखना शुरू किया। मुसोलिनी ने 1916 में एक सैनिक से लड़ाई किया, किंतु वो ना कुछ समय बाद ही वहाँ पे घायल हो गया। वह अवंती नामक समाचार पत्रों से अपने विचारों को फैलाना चाहता था, और उसने फैलाया भी। जो मुसोलिनी है, मुसोलिनी के जो आदर्श थे वो जूलियस सीजर, ठीक है, जूलियस सीजर और नेपोलियन, उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे वो किससे प्रभावित थे? जूलियस सीजर और नेपोलियन से थे। मुसोलिनी छांटा अच्छा एक वक्ता था, मतलब स्पीकर कह सकते हो आप, क्योंकि जहाँ भी वो बोलता था ना, काफ़ी लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। तो ये भी एक तरीके से एक पॉइंट उभर के आता है कि जो मुसोलिनी है, उसने विचारों से लोगों को प्रभावित किया। वो जन समर्थक प्राप्त करने के लिए, जो लोगों का समर्थक है उसने प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों के जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका वो वचन करता था कि तुम्हें ये मिलना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, हर वर्ग के बारे में वो बातें करता था। मुसोलिनी एक ऐसा शासन चाहता था जिसमें एक नेता की जो आज्ञा का पालन है वो लोग आँख बंद के कर सकें। मतलब उनको, लोगों को लगे कि हाँ, मेरे लिए ये जो शासक है वो अच्छा डिसीजन ले रहा है। इस तरीके का शासन व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ ही युद्ध के बाद भी जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी ने फासिस्ट संगठन की स्थापना की। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तब उसने फासिस्ट संगठन की स्थापना की। 23 मार्च 1919 में मुसोलिनी इटली के जो मिलान शहर है वहाँ पे फासिस्ट जो पार्टी थी उसकी स्थापना की। और इसका जो अर्थ था ये था कि लकड़ी का गट्ठा, ठीक है,
इसका अर्थ था लकड़ी का गट्ठा होता था। और शुरुआत में इस पार्टी में केवल 54 लोग थे। केवल कितने थे? 54 लोग थे, 54 पीपल थे यहाँ पे, जिसमें जो भूतपूर्व सैनिक एवं जो उग्रवादी जो विचारक थे ना, वो इसमें शामिल थे। और जो भी लड़ाई वगैरह युद्ध में कर चुके थे वो भी इसमें शामिल थे। युद्ध से जो लौटे सैनिक थे और उनको ना अधिकार दिलाना ही इनका काम था कि जो युद्ध से जो लौटे हुए हैं, ठीक है, तो उनको न्योचित अधिकार मिले और उनके हितों की रक्षा की जाए। देश की जो आंतरिक नीति है उसमें कुछ परिवर्तन की जाए। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, ठीक है, इटली की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। ठीक है, इस दल के लोग जो थे जैसे कि काली कमीज पहनते थे, जो फासिस्ट पार्टी के जो लोग थे ना वो काली कमीज पहनते थे और वो अस्त्र शस्त्र भी धारण करते थे, लेकिन अनुशासन में रहते थे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई वेपन लेके घूम रहे हैं ना तो कभी भी किसी पे चला दो, नहीं, ऐसा नहीं करते थे। वो डिसिप्लिन में रहते थे। और इनका ना यही था कि एक उनके पास एक झंडा भी होता था। मुसोलिनी जो पार्टी का वो जो था वो कमांडर था, जो मुसोलिनी था वो कमांडर था, मेन था, ठीक है, जिसे ड्यूस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ड्यूस। टू टाइम, मतलब अपने पूरे पार्टी को संचालन कराने के लिए, मतलब प्रॉपर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो घोषणा पत्र भी ऐसे अनाउंस करता था। इसके साथ ही वो जैसे कार्यक्रम वगैरह होता है ना, प्रोग्राम वगैरह, तो वो भी वो करवाता रहता था। और वो ये भी बोलता था कि हथियार बनाने वाले जो कारखाने हैं, ठीक है, उस सबका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। उसने कुछ प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किए थे, तो उसमें बोला गया था कि जो कार्यक्रम है तो उसमें ये बोला गया था कि हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जो कुछ उद्योग है उस पर मजदूरों का भी नियंत्रण होना चाहिए। मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जाना चाहिए, मतलब 8 घंटे ही काम करे, उसके आगे उसको आराम करने का मौका मिले। युद्ध काल में जो पूंजीपति थे, पूंजीपतियों को मुनाफा जो कमाया है उसका जो 85% है वो हमें जब्त कर लिया जाना चाहिए। जो चर्च है, जो गिरजाघर है, ठीक है, इसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाए। जो फ्यूम है, जो डालमेसिया के जो बंदरगाह है, ऐसे वाले जो एरिया है ना, इस पर इटली का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारे कार्यक्रम मुसोलिनी के द्वारा चलाए गए थे। ऐसे ही बहुत सारे उसने घोषणा पत्र भी जारी किए थे, ठीक है। तो ये इसके एक मेन पॉइंट में आ जाता है कि जो मुसोलिनी है वो कैसे एक अच्छा नेता बन के सामने आया था लोगों के, और किस तरीके से उसने अपना एक फासिस्ट पार्टी का गठन किया। अब हम पढ़ते हैं जो फांसीवाद है इसकी विदेश नीति क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखो वर्साई की संधि से इटली को काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई, क्योंकि उसने अपने आशा के अनुसार उसे कुछ भी नहीं मिला, जो वो चाहता था उसे कुछ नहीं मिला। और इससे जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा, दुख हुआ, बेइज्जती हुई उसकी। मुसोलिनी की विदेश नीति का जो उद्देश्य था वो यही था कि इटली की जो साम्राज्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय गौरव है, वापस से मिले, उसकी वृद्धि हो। इटली को यूरोप में शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। उसने कहा अब हमें भूमि की भूख नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। इटली का विस्तार उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। वह अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए आक्रमणकारी एवं सहानुभूति नीति का अनुगमन किया। उसकी विदेश नीति जो थी वो थी सैनिकवाद और समाजवाद पे आधारित थी। उसकी जो विदेश नीति थी वो सैनिकवाद और समाजवाद पे आधारित थी। मुसोलिनी का कहना था कि युद्ध मनुष्य की शक्ति को उच्च शिखर तक ले जाता है और उन जनजातियों को गौरवान्वित करता है जो इसका सामना करने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार मुसोलिनी की विदेश नीति का उद्देश्य अब यही रह गया था कि विश्व की महान शक्तियों में इटली भी शामिल होना चाहिए। वो बाल्कन प्रदीप जो बाल्कन द्वीप है ना, वो अफ्रीका में अपने साम्राज्यों का विस्तार करना चाहता था। उसका मानना था कि शक्ति वर्तमान में परिस्थितियों से अनुकूल नहीं है। इसकी जो नीति थी वो थी मध्य सागरीय नीति, ठीक है, भूमध्य सागरीय नीति। ये भूमध्य सागरीय नीति है, भूमध्य आएगा, ठीक है। फिर रूस से उसकी जो नीति थी विदेश नीति में, उसने ये भी किया था कि रूस से उसने मित्रता कर ली थी, फ्रांस से संधि की थी और इंग्लैंड के साथ भी उसने संधि की। इसके साथ ही जो अल्बानिया वाला एरिया था उस पर अपना अधिकार किया, और जो इटली है और स्पेन में जो संबंध बिगड़ रहे थे उसको उसने ठीक किया, अच्छा बनाया, ताकि उसके जो साम्राज्य का विस्तार जो है हो सके। इसके साथ ही इटली में फांसीवाद काफ़ी टाइम तक रहा और फिर एक टाइम के बाद मुसोलिनी का भी अंत हो गया। तो जैसा भी था मुसोलिनी अपने इटली के बारे में सोचता था, ठीक है, उसका मात्र यही कहना था कि हमारे साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए, हमारा जो साम्राज्य है सर्वोच्च होना चाहिए, ठीक है। अपने राष्ट्र के लिए वो करता था, अपने राष्ट्र हित के बारे में वो सोचता था। तो ये आपका जो था, तो ये जो इटली में फांसीवाद का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है।